हाय मित्रों, यूपीएससी सीएससी 2022 एमसीक्यू बैच में आप सभी का स्वागत है। इस बैच की श्रृंखला में अभी हम करंट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं, जो आपके आगामी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप जरूर देखिए। इसमें हमारा पहला प्रश्न ये कह रहा है, मिश्रित खेती के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, आपको सही कथन बताना है। पहला ये कह रहा है, सारा फसलें मिश्रित खेती का एक महत्वपूर्ण घटक है। आपको बताना ये कथन सत्य है या नहीं, कि सारा फसलें मिश्रित खेती का महत्वपूर्ण घटक है या नहीं है। दूसरा कह रहा है, फसल की खेती और पशुपालन पर समान रूप से बल दिया जाता है। आपको बताना ये कथन सत्य है या असत्य है। इसमें कह रहा है, मिट्टी की उर्वरकता बनाए रखने में फसल चक्र और अंतर फसल एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आपको बताना ये कथन सत्य है या असत्य। तो मित्रों, आपको बता देता हूँ मिश्रित खेती के संबंध में इसमें क्या होता है। जैसे अपन कोई एक फसल की बुआई करते हैं, उसके साथ में एक अन्य कोई एक्टिविटी स्टार्ट कर, जैसे या तो चारा लगा दिया या पशुपालन कर दिया या कोई वाणिज्य फसल है उसको ऐड कर दिया। इस दृष्टि से देखें तो ये सारे फसल के कह रहा है, तो हमारा ये कथन सत्य हो जाता है। और इसमें ये भी आपको बता देता हूँ, जैसे हम खेती के साथ पशुपालन भी करते हैं तो वो भी एक मिक्स्ड कृषि का पार्ट है। इस दृष्टि से देखें तो हमारा दूसरा कथन भी सत्य हो जाता है। और इसमें क्या होता है मित्रों, ये भी तीसरे कथन के बारे में बता देता हूँ। जैसे हम फसल चक्कर, एक समय में एक से अधिक फसलें उगाते हैं और एक साथ में एक खेत में भी एक से अधिक फसलें उगाते हैं, तो उससे क्या होती है, भूमि की उर्वरकता बढ़ती है। जैसे हमने बाजरे के साथ में मूंग मोट उगा दिया खेत में, तो उससे क्या होता, भूमि की उर्वरकता बढ़ जाती है, जो उत्पादकता है वो अगले साल के लिए भी बढ़ जाती है। इस दृष्टि से देखें तो हमारा तीसरा कथन भी सत्य हो गया। इसका आंसर आपको सही पूछा है तो तीनों कथन सही है हमारे, 1, 2 और 3 हो गए। अब आप मिश्रित कृषि के बारे में जान लीजिए। इसमें एक तो मिक्स्ड खेती में जैसे पशुपालन साथ में कर दिया, ये बात कह रहा है। जो इसमें सारा फसलें एक महत्वपूर्ण घटक की बात कर रहा है, साथ में ये देखो उर्वरकता की बात कर रहा है, जो फसल चक्र और अंतर फसल का महत्वपूर्ण घटक है, ये भी कह रहा है। आपको ध्यान रखना, जैसे मिश्रित खेती में कैसे पशुपालन, भेड़ जैसे मुर्गी पालन, ये भी एक महत्वपूर्ण पार्ट है मिश्रित खेती पर। आपको ध्यान करना, मिश्रित खेती एक आय का स्रोत है, ये भी आपको ध्यान रखना। आय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इससे हम, जैसे हमने पशुपालन कर दिया तो इससे खाद्य भी प्राप्त होता है। ये अंतर संबंध रिलेशन होता है इसमें। जैसे फसल से जो अपना पशुपालन है उसको बेनिफिट होता है, पशुपालन से फसल को बेनिफिट होता है, दोनों को अंतर संबंध है, सहजीविता संबंध है, इसमें ध्यान रखना। इस दृष्टि से हमारा तीसरा कथन सही हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल। आपको फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, आपको सही कथन बताना है। फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक, ये कह रहा ईंधन सेल इलेक्ट्रिक वाहन पूरी तरह से एक इलेक्ट्रिक वाहन है। आपको बताना है ये कथन सत्य है या असत्य, जिसमें आंतरिक दहन इंजन को एक उन्नत बैटरी सिस्टम के साथ ईंधन सेल स्ट्रैक में बदल दिया जाता है। आपको बताना है ये कथन सत्य है या असत्य। ईंधन सेल एक विद्युत रासायनिक प्रक्रिया के माध्यम से बिजली उत्पन्न करता है। आपको बताना ये कथन सत्य है या असत्य। ईंधन सेल विद्युत प्रवाह उत्पन्न करने के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आबाद करता है। आपको जो ईंधन सेल है ये विद्युत प्रवाह उत्पन्न करने के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आबाद करता है या नहीं करता है। तो मित्रों, आपको बता देता हूँ, इसमें क्या होगा, अपना पारंपरिक दहन सिस्टम होता है, दहन इंजन होता है, उसको एक इलेक्ट्रिक इंजन के साथ कनेक्ट किया, इलेक्ट्रिक सिस्टम के साथ कनेक्ट किया जाता है, बैटरी के साथ। इस दृष्टि से देखें तो एक हाइब्रिड है। पारंपरिक दहन इंजन भी इसमें पार्टिसिपेट करता है और इलेक्ट्रिक सिस्टम, बैटरी सिस्टम भी इसमें पार्टिसिपेट करता है। लेकिन हमारा ये पहला कथन इतना कह रहा ना, ईंधन सेल इलेक्ट्रिक वाहन पूरी तरह से इलेक्ट्रिक है। देखो, आपने अगर सही गौर से कथन पढ़ा होगा तो आप सही आंसर निकाल पाते हैं, क्योंकि पूरी तरह से कह रहे हैं। और अगला ऑप्शन ये कह रहा आंतरिक दहन इंजन, आप इसको भी गौर से पढ़ते तो आपको इसमें कॉन्ट्रोडिक्शन पता चल जाता, क्योंकि यहाँ तो दहन इंजन और उन्नत बैटरी सिस्टम दोनों की बात कर रहा है, यहाँ पूरा इलेक्ट्रिक की बात कर रहा है। इस दृष्टि से देखें तो हमारा ये कथन असत्य हो जाता है। आपको अगर पता भी नहीं होगा तो भी आप इसका आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। तो हमारा अगर एक भी आपको ये पता होगा
और आप एलिमिनेशन मेथड से सही आंसर निकाल पाते तो आसानी से निकाल देते। हमारा ये कथन सत्य असत्य हो गया, बी भी असत्य हो गया था और डी भी असत्य हो गया था। तो हमारे पास ऑप्शन सी बचा, केवल 2 और 3 हमारे दोनों सही होंगे, ये बता देता हूँ आपको। इस दृष्टि से देखें तो हमारा दूसरा कथन भी सत्य हो गया और तीसरा कथन भी सत्य हो गया। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पानी के रूप में जो आबाद होते हैं वो हमारा कथन सत्य है। इसमें जो विद्युत बिजली उत्पन्न होती है वो विद्युत रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा ही उत्पन्न होती है, हमारा दोनों कथन सत्य है। इसमें यही गलत हुआ, यहाँ से पूरी तरह से इलेक्ट्रिक के वाहन के बारे में कह रहा, बल्कि ये एक हाइब्रिड वाहन है, आपको ध्यान रखना। और इसके बारे में आप जान लीजिए, ये इलेक्ट्रिक सेल व अनिवार्य एक हाइब्रिड वाहन के बारे में आपको कह रहा है, हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहन के बारे में आपको कह रहा है, ये ध्यान रखना है। और ये उन्नत बैटरी सिस्टम से जुड़ा होता है, जो अपना पारंपरिक ईंधन वाला होता है, आंतरिक दहन ईंधन वाला होता है, उसके साथ जुड़ा है। साथ में देखो ये कह रहा है विद्युत रासायनिक प्रक्रिया के माध्यम से बिजली उत्पन्न करता है और इसमें कोई गतिमान भाग नहीं होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तुलनात्मक जो पारंपरिक है उनकी तुलना में ये बेहतर होता है, इस दृष्टि से इसकी संभावना बहुत बढ़ जाती है यूज़ के लिए। जो बैटरी विद्युत वाहन होते हैं, आपको देखो बैटरी विद्युत वाहन और इसमें फ़र्क बताना है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है मित्रों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको डिफरेंट हो सकता है बैटरी विद्युत वाहन और जो इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाला है उसके बारे में अंतर आपको पूछ सकता है। बैटरी विद्युत वाहन के विपरीत ऊर्जा का भंडारण नहीं करता है, आपको बताना है कि ये ऊर्जा का भंडारण नहीं करता है, आपको ये भी ध्यान रखना है यहाँ से। इसके बजाय ईंधन और ऑक्सीजन की निरंतर आपूर्ति पर निर्भर करता है। इसमें ईंधन जो यूज होता है उसका और साथ में भी ऑक्सीजन, उसकी निरंतर आपूर्ति होनी चाहिए, ये भी आपको ध्यान रखना। उसी तरह जैसे आंतरिक दहन इंजन पेट्रोल या डीजल ऑक्सीजन की निरंतर आपूर्ति करता है, जिस तरह के कोई अपन व्हीकल में, जैसे ट्रक में ले लिया, ट्रक में अपन डीजल रेगुलर देते हैं और साथ में अपनी फिल्टर से ऑक्सीजन रेगुलर आती है, उसी प्रकार इसमें ज़रूरत होती है। लेकिन जो इलेक्ट्रिक प्रॉपर इलेक्ट्रिक होते हैं उसमें क्या होता है मित्रों, उसमें एक बार आपने चार्ज कर दिया तो उसमें बार बार आपको निरंतर ऑक्सीजन या इलेक्ट्रिसिटी देने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन इसमें होती है। इस दृष्टि से ये इसे कमी के तौर पे आप देख सकते हैं। इस दृष्टि से देखें तो हमारा इसका कथन सी सही हो गया, 2 और 3 दोनों कथन सत्य हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है, भारतीय खाद्य निगम को खाद्यान्न की आर्थिक लागत के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य और किसानों को दिए जाने वाला बोनस यदि कोई हो तो, और निम्न में कौन शामिल होता है, आपको बताना है। जो आर्थिक लागत होती है उसमें क्या क्या शामिल होता है। एक तो न्यूनतम समर्थन मूल्य तो होता ही है, ये आपको बता रखा प्रश्न में। साथ में कह रहा अगर कोई बोनस सिस्टम है तो बोनस दिया जाता है, वो भी गिना जाता है। लेकिन उसके अलावा और कौन से पार्ट हैं वो आपको बताना है। तो आर्थिक लागत में मित्रों जो आकस्मिक खरीद होती है वो होता है, साथ में जो वितरण लागत होती है वो इसमें शामिल होता है। इस दृष्टि से देखें तो हमारा इसका सही आंसर डी होगा, खरीद आकस्मिकता एवं वितरण लागत, आपको ये ध्यान रखना है। इस दृष्टि से हमारा इसका सही आंसर डी हो गया, क्योंकि पहले में केवल ब्याज की कह रहा है, परिवहन की कह रहा है, ये तो हमारा ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाता है। क्यों? क्योंकि परिवहन और जो ब्याज की लागत केवल कह रहा है। इस दृष्टि से आप कॉमन सेंस से एलिमिनेशन करते तो भी ये आप आसानी से निकाल सकते थे। इस दृष्टि से इसका सही आंसर डी हो गया, यह आपको ध्यान रखना। और इसके बारे में मैंने दिया है, आप यहाँ से पढ़ लीजिए सही ढंग से। और साथ में आपको ये भी बता देता हूँ, इसका मैं PDF है द स्टडी IAS विद सनोप देवासी के टेलीग्राम चैनल पे आपको भेज दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कीजिए और रिवाइज कीजिए, जो आपके आगामी एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आप ज़रूर अपने मित्रों के साथ शेयर भी करिए ताकि उनको भी इससे बेनिफिट हो सके। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है 4 नंबर, निम्नलिखित कृषि पद्धतियों, ये कृषि पद्धति के संबंध में है, उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। आपको कृषि पद्धति के संबंध में सही कथन बताना है। दोस्तों आप ऑप्शन सही ढंग से पढ़ना, बहुत सरल है। अब बड़ा ऑप्शन देख के घबराना मत, क्योंकि जितना बड़ा ऑप्शन होता है उसमें आंसर निकालना बहुत सरल होता है। इसमें देखो मैं आपको एलिमिनेशन मेथड से भी बताऊंगा कैसे आंसर निकालते हैं।
वर्टिकल फार्मिंग गगनचुंबी इमारतों और गोदाम जैसी संरचनाओं के ऊर्ध्वाधर परतों में भोजन फसलों का उत्पादन करने की प्रथा है। आपको बताना वर्टिकल फार्मिंग के संबंध में, क्या ये गगनचुंबी इमारतों और गोदामों जैसी संरचना, कोई गोदाम बना हुआ है या कोई बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है, उसमें जो ऊर्ध्वाधर है, जैसे नीचे से ऊपर की तरफ या ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे फसलें उगाते हैं, उसे कहते हैं या नहीं। मित्रों, आपने अगर सही ढंग से ये वर्टिकल फार्मिंग शब्द भी ढंग से पढ़ा होगा और इसके बारे में अध्ययन किया होगा, तो वर्टिकल का मतलब ही यही है कि नीचे से ऊर्ध्वाधर रूप से फसल करना, जैसे एक परतों के रूप में लगा लिया और उसमें फसल का करना। इस दृष्टि से हमारा पहला कथन सत्य हो गया। दूसरा कह रहा है जीरो टिलेज कार्बन पृथक्करण में, जो जीरो टिलेज कृषि पद्धति है वो कार्बन पृथक्करण में मदद करता है। मित्रों, ये तो आप सभी को पता होना ही चाहिए कि जो कृषि पद्धति है वो कार्बन पृथक्करण में तो मदद करेगी और पारंपरिक कृषि पद्धति की तुलना में न्यूनतम श्रम की आवश्यकता होती है। ये भी कॉमन सेंस है कि जो अपने जीरो टिलेज होती हैं वे न्यूनतम श्रम की इसमें आवश्यकता होती है। इस दृष्टि से हमारा दूसरा कथन सत्य हो गया। और जो तीसरा कथन यही कह रहा है वर्टिकल फार्मिंग केवल उन्हीं क्षेत्रों में संभव है जहाँ पर उपजाऊ मिट्टी है। मित्रों, अगर आपने पहले कथन पर गौर किया होगा तो तीसरे कथन का आंसर आसानी से निकाल पाते, क्योंकि ये देखो कह रहा है इमारतों और गोदामों में। अगर इमारतें और गोदामों में फसल की जाती है तो शहरी क्षेत्रों में भी की जा सकती है, उसमें मिट्टी की कम आवश्यकता होती है। तो मिट्टी तो हम जहाँ उपजाऊ नहीं है वो बाहर से लाके भी वहाँ पे डाल सकते हैं। इस दृष्टि से देखें तो ये केवल कह रहा है केवल उन्हीं क्षेत्रों में कह रहा है जहाँ पर क्या मिट्टी की उपजाऊता होती है। इस दृष्टि से हमारा ये तीसरा कथन असत्य हो गया। अगर आप तीसरे कथन को सही गौर से पढ़ते तो भी एलिमिनेशन से आप मेथड से आंसर निकाल पाते। इसमें ए और सी और डी तो कैंसिल हो गया, ए हमारा या होगा या बी होगा। तो आपको बता देता हूँ हमारा पहला कथन भी सत्य है और दूसरा कथन भी सत्य है, तो इसका सही आंसर 1 और 2 दोनों बी हो गया। अब इसके बारे में आप पढ़ लीजिए। जो जीरो टिलेज है, जीरो टिलेज के बारे में दे रहा है, इसमें फसल के बीज को बिना पूर्व भूमि की तैयारी के ड्रिलिंग के माध्यम से बोया जाता है। जीरो टिलेज में क्या होता है आपको बता देता हूँ। जो अपन फसल उगाते हैं ना उसमें कल्टीवेशन नहीं करते, उसमें खड़े ही नहीं करते हैं बोलते। तो इस दृष्टि से वो बीज होता है उसको ऐसे डाल दिया जाता है खेत में और वो उग जाता है। इसमें इस दृष्टि से देखें तो इसमें श्रम लागत कम आ जाती है, आपको ध्यान रखना। और वर्टिकल में मैंने आपको बता ही दिया है, ये ऊर्ध्वाधर होती हैं, ये कहीं पर भी की जा सकती है। इस दृष्टि से इसका आंसर 1 2 दोनों सही हो गए, तीसरा हमारा गलत हो गया, क्योंकि ये हर क्षेत्र में की जा सकती है जहाँ जमीन उपजाऊ है या नहीं है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, ये कह रहा है संविधान के भाग 14(1) के तहत गठित न्यायाधिकरण निम्नलिखित में से किस मामले की सुनवाई कर सकते हैं। आपको बताना है जो भाग 14(1) के तहत गठित न्यायाधिकरण किस किस मामलों की सुनवाई कर सकता है, और सामान्य शब्दों में कहे तो वो किस किस बारे में न्यायाधिकरण की गठन कर सकता है, ये आपको बताना है। आपको सही कोटि बताना है। तो इसमें पहला कह रहा है विदेशी विनियम के बारे में कर सकता है या नहीं कर सकता। तो दोस्तों हमारा ये कथन सत्य है, विदेशी विनियम के संबंध में वो कर सकता है। साथ में कह रहा औद्योगिक और श्रम विवाद, तो इसमें भी दोस्तों वो कर सकता है। आपको बता देता हूँ हमारा ये भी कथन सत्य है। और संसद के किसी भी सदन के लिए चुनाव, आपको बता देता हूँ इसके संबंध में भी वो कर सकता है। और राज्य द्वारा अधिग्रहण के माध्यम से भूमि सुधार, तो भूमि सुधार के संबंध में भी इसका गठन किया जा सकता है। इस दृष्टि से देखें तो हमारा इसका सही आंसर डी होगा, चारों कथन सत्य है। और इसके बारे में बता दिया मैंने, लिख दिया, आप देख लीजिए कौन कौन से संबंध में ये इसका गठन किया जाता है, ये निर्णय दिया जाता है। आपको ध्यान रखना है, ये कुछ मैंने इंपॉर्टेंट बातें उसके अलावा दे रखी हैं यहाँ पे, आप पढ़ लीजिए। ये भी है और साथ में जो ये दे रखे हैं ये भी है इसके अंतर्गत। इस दृष्टि से हमारा इसका सही आंसर डी होगा। ये 4 ऑप्शन है, आपको ध्यान रखना। और इसी के साथ दोस्तों हमारी करंट क्यूज समाप्त हो जाती है। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।